हमारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने राजस्थली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वही वीडियो है। काफी विद्यार्थी बोल रहे थे मुझे, सर ईसीसी की फिर से वीडियो लेके आओ, डीईसी का फर्स्ट पेपर 26 दिसंबर को। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बोल देना चाहता हूँ, देखो विद्यार्थियों, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे पहले। हाँ, बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं यार, देखो व्यूज बढ़िया आ जाते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 10% भी सब्सक्राइब नहीं करते तुम। तो पहला जो मत तुम्हारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, क्या आप सभी का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सेकेंडली, आप सभी को मैं कमेंट बॉक्स में क्या टेलीग्राम लिंक डाल रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, है ना। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो, 200 क्वेश्चन है। और मैं देखो, अगर जिसकी भी डीईसी की एग्जाम है, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अवगत करवा देना चाहता हूँ कि जिसकी भी एग्जाम है ना, तो निश्चिंत रहो। मेरी जो क्लासेस आने वाली है, उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा किस प्रकार से करना है। ये क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करना। पीडीएफ तो ले तो आप, है ना, पीडीएफ परचेज कर लेना। मैं आपको अभी नंबर बता देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 9024 90 4605 पर क्या कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल वॉल मत करना भाई। क्या कॉल करते हो यार तुम, थोड़ा टाइम कम मिलता है। व्हाट्सएप पर पूछ लिया कुछ पूछना तुमको ना, अगर कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप पर पूछ लिया करो। नंबर लिख दिया ना, 9024 90 4605, उस पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर पेपर आ गया, घबरा रहे हैं, क्या करें। पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, क्या आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं किसी को। कुंदन सर आपके साथ में है ना, निश्चिंत रहो आप। तो क्या ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आने वाला। एक लास्ट वीडियो डालूंगा मैं, एक खतरनाक वीडियो आएगी आपकी 24 से 25 तारीख को। तुक्के कैसे मारे, क्या लास्ट में। वो तो पढ़ना तो है अपने को, लेकिन तुक्के के आधार पर भी हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो वही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जैसे वीडियो डालूंगा आपको सूचना मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चे पहले कौन से अंगों का नियंत्रण सीखते हैं, है ना। बच्चे अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखे हो, तो पहले जाकर मेरी जो लास्ट वीडियो में डाली थी यूट्यूब चैनल पर खोलोगे, तो वहां पर आपकी वीडियो, मेरी जो वीडियो है वो मिल जाएगी आपको, तो वो जाके देख लो एक बार। अच्छा, बच्चे पहले कौन से अंगों का नियंत्रण सीखते हैं। पैर और पैरों की अंगुलियां, सिर और चेहरे की मांसपेशियां, हाथों की अंगुलियां, शरीर के अन्य भाग। अच्छा, बच्चा जब सबसे पहले किस पर नियंत्रण करता है, कंट्रोल किस पर करता है, बच्चों के बारे में पढ़ना है और बच्चों को इमेजिन करना अपने को। सबसे पहले वो नियंत्रण करता है सिर और चेहरे की मांसपेशियों को। क्या, सिर और चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है वो। अच्छा, विकास की क्या विशेषता है। विकास मैंने अच्छे से समझा दिया था, फिर से समझा रहा हूं। विकास, विकास कोई लड़का नहीं है, विकास कोई लड़का नहीं है, इसे लड़का समझ लो। आकाश विकास, विकास डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं। और है वृद्धि, ग्रोथ। अच्छा, अंतर क्या होता है। अच्छा, मैं एक बालक को पकड़ के चलता हूँ, किसी को मान लो एक बच्चा है ना। उसका विकास कैसे होगा, जैसे उसका विकास ऐसे नहीं कि उसका विकास जब वो बच्चा था तभी होगा, नहीं। जब वो पेट में था, माँ के पेट में था, तब भी विकास होगा। जब वो गर्भ बनेगा तभी विकास होता है ना। भ्रूण, गर्भ अवस्था में भ्रूण बनता है, अंडाणु शुक्राणु मिलता है, उसके बाद में भ्रूण बनता है। वो विकास ही तो बोलते, धीरे धीरे विकास होता है ना। फिर बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु रहता है, फिर शेषावस्था में आता है। तो बच्चे का विकास, विकास का मतलब होता है कि एक एक मानव, बच्चा ही नहीं, एक मानव, एक इंसान जब वातावरण में रहकर क्रियाकलाप करता है या कुछ परिवर्तन करता है, व्यवहारों में परिवर्तन आता है, उसको भी विकास बोलते हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, ये इस प्रकार के विकास होते हैं। अच्छा, वृद्धि, तो देखो विकास होते हैं, निरंतर होते हैं, और विकास, है ना, विकास होते हैं तो गुणात्मक होते हैं, मात्रात्मक भी होते हैं। लेकिन वृद्धि है, जो वृद्धि केवल है मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि को सिर्फ माप सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं। मेरी हाइट है तो मैं अपनी हाइट को माप सकता हूँ, है ना। अपनी मोटाई, जो आकार है, का आकार बता सकता हूँ। तो वृद्धि को सिर्फ माप सकते हैं। वृद्धि बिल्कुल भी गुणात्मक नहीं होती है, वृद्धि सीमित होकर रुक जाती है। मेरी हाइट अब रुक गई, आपकी हाइट भी रुक गई होगी, आप बढ़ेगी नहीं। लेकिन विकास जीवन भर चलता ही रहता है। बच्चा शुरू में रोता है, बच्चा रहता है, उसके बाद में बड़ा होता है, समझदार हो जाता है, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उसमें परिवर्तन आया, उसको विकास बोल दिए। उसके बाद में बच्चा, इस अवस्था, फिर उसके बाद में
बाल्यावस्था, उसके बाद में किशोरावस्था में बच्चा जाता है, तर्क करने लग जाता है, तो तर्क करने लग गया, उसको क्या बोलते हैं, विकास बोल दिए, वो ना परिवर्तन। उसके बाद में वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था में जाता है, तो दिमाग सटिया जाता है उसका। क्या कभी कभी बोलते हैं ना, वही नाराज मत होना, जो वृद्धावस्था में जो अपने दादा दादी बोलते हैं, तो दिमाग थोड़ा सटिया जाता है। वो कैसे, हमेशा तर्क चिंतन करने वाले थोड़ी होते वो, फिर बाद में थोड़ा दिमाग सटिया भी जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। आप समझिए होगी आराम से। तो विकास की क्या विशेषता है, विकास क्रमबद्ध रहता है और प्रगतिशील रहता है। यानी विकास अचानक नहीं होता, ये गलत हो गया। तो रिजेक्शन मेथड, काटने वाला मेथड आपको पता होना चाहिए, है ना। विकास अनियमित भी नहीं होता, नियमित होता है विकास। विकास नियमित होता है, ध्यान रखना, शब्दों पर विशेष गौर करना। वृद्धि और विकास का जरूर प्रश्न आएगा। विकास अस्थायी भी नहीं होता, विकास स्थायी रूप से होता है, विकास स्थायी होता है, ध्यान रखना। और केवल शारीरिक नहीं होता विकास, विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। क्या, विकास शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है ना। मानसिक होता है और सामाजिक विकास भी होता है। इस प्रकार से ये विकास होते हैं, विशेष ध्यान रखना सभी, है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों के विकास की गति में भिन्नता किस में पाई जाती है। बच्चों की विकास की गति में भिन्नता किस में पाई जाती है, तो भिन्नता, भिन्नता किस गति के, विकास की गति में भिन्नता किस में पाई जाती है, बच्चों के बालों के रंग में। प्रत्येक बच्चे में भिन्नता पाई जाती है, केवल लड़कों लड़कियों में भिन्नता नहीं होती, प्रत्येक बच्चों में भिन्नता पाई जाती है। विकास की गति की भिन्नता प्रत्येक बच्चे में होती है। आप जब बच्चों को पढ़ाओगे तो ध्यान रखना, जैसे क्लास में आप पढ़ाओगे, है ना, तो बच्चों की पढ़ाओगे, देखना बच्चों को कि सभी बच्चे समान नहीं होते हैं। अगर आप किसी को पोएम पढ़ाओगे, है ना, या किसी को गणित सिखाओगे, तो किसी को एक बार में समझ में आ जाएगी, तो किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 10 बार में भी नहीं आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो 20 बार में भी समझ में नहीं आएगी, उनको पकड़ के बैठाओगे और फिर समझाओगे, तब जाके समझ में आएगी। तो इसी प्रकार से देखो, आप ये कोर्स कर रहे हो ना, तो इसी संबंधित है। यानी विकास कभी भी क्या नहीं होता है, विकास प्रत्येक बच्चे में अलग अलग होता है, ऐसे मत समझ लेना। बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तुम क्या करोगे, समझा दिए, है ना, कोई भी टॉपिक समझा दिए, गिनती सिखा दिए मान लो, या वर्णमाला सिखा रहे हो, तो एक बार में चलो सारे बच्चे एक समान है, विकास की गति समान है, तुम समझा के पियोगे, नहीं नहीं, कभी बच्चा समान होता है, विकास की गति क्या होती है, अलग अलग होती है, क्या भिन्न होती है प्रत्येक बच्चे में। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व विकास में सबसे तेज विकसित होने वाला हिस्सा कौन सा है। प्रसव पूर्व यानी गर्भ अवस्था में सबसे तेज तेज विकसित क्या होता है, पैर सिर हाथ धड़, पैर सिर हाथ धड़, तो इसका आंसर क्या होगा, वह सिर। अच्छा, गर्भ अवस्था में सबसे पहले सिर क्या होता है, सबसे तेज विकसित होता है, ध्यान रखना सभी, है ना। अगला प्रश्न है, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकसित विकास को क्या कहा जाता है, यानी केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, तो इसको बोलते हैं सेंटर टू पेरीफेरी, याद कर लो, है ना, ये कुछ फैक्ट वाले हैं। सेंटर टू पेरीफेरी बोलते हैं केंद्र से बाहरी अंगों को, है ना। विभेदन से क्या अभिप्रेत है, ये कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे भाई। क्या विभेदन से क्या तात्पर्य है, क्या विपरीत है, सभी कोशिकाएं समान होती है, सरल से जटिल में विकास, शरीर का छोटा होना, जन्म के बाद विकास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल से जटिल में विकास। इसको ही बोलते हैं विभेदन, कि कोई बच्चा पहले सरल चीजें सीखेगा के बाद में जटिल चीजें सीखेगा, उसी को क्या बोलते हैं विभेदन, कि आपको भी विभेदन वाली अध्ययन थ्योरी अपनानी है। अगर बच्चों को आप पढ़ाना है तो पहले सरल सरल चीजें सिखाना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप उनको गैलेक्सी के बारे में बताओ, नहीं, उनको पहले चंदा मामा के बारे में बताना, उसके बाद में गैलेक्सी के बारे में बताना। क्या, तो सरल से जटिल में विकास में क्या बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एकीकरण का अर्थ है विभिन्न अंगों का स्वतंत्र विकास, विभिन्न अंगों का समन्वित विकास, तो इसी को बोलते हैं क्या, एकीकरण, अंगों का समन्वित विकास, यानी सभी अंग एक साथ बढ़ते, ऐसे नहीं कि भाई बच्चे की मुंडी बढ़ गई और हाथ पैर नहीं बढ़े, तो सभी विकास समान होते हैं, एकीकरण होते हैं, समझ गए। विकास में महत्वपूर्ण काल का क्या महत्व है ना। अच्छा, मैं एक
अगर आप इसी कोर्स कर रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके जो महीने हैं और भी परिवार में और आपने इसी कोर्स किया है, तो अगर कोई हो और कोई बच्चा नया बच्चा ये वीडियो देख रहा है, इसी कोर्स करना चाहता है ना, इसी कोर्स करना चाहता है, तो मेरी वीडियो है उसमें मैं अभी नंबर दे देता हूँ। हमारे जो टीम हेड है, आप उनसे संपर्क कर सकते हो भाई, क्या उनसे संपर्क कर सकते हो। 77 32 83 02 19, ये हमारे टीम हेड के नंबर है। तो आप क्या करना, इनसे संपर्क कर लेना और ये कोर्स कर सकते हो, है ना, मिनिमम फीस में। अच्छा, विकास में महत्वपूर्ण काल का क्या महत्व है? महत्वपूर्ण काल का क्या महत्व है? वह समय जब बच्चे किसी कौशल को सीखने के लिए ऐसे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। महत्वपूर्ण काल का क्या महत्व है? कोई विशेष समय नहीं है। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ समय, तभी तो प्रश्न पूछा है। रिजेक्ट करना सीखो प्रश्नों को, काट दे इसको। केवल जन्म के बाद का समय, महत्वपूर्ण काल केवल जन्म के बाद का समय होता है क्या? गर्भावस्था में नहीं होगा, मतलब जब गर्भ में बच्चा होगा, भ्रूण होगा, तो उसका महत्वपूर्ण काल नहीं होता। रिजेक्ट करना सीखो प्रश्नों को, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अरे सिलेबस बहुत बड़ा है आपका, आपको दिमाग लगाना है। मुझे पता है जो मेरे विद्यार्थी है उनमें सभी में दिमाग है, किसी में कम नहीं है। चलो भाई, केवल व्यायाम का समय, बस महत्वपूर्ण काल वही है क्या? अब व्यायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे तभी महत्वपूर्ण काल है क्या? इसको भी रिजेक्ट कर दो। क्या? वह समय जब बच्चे किसी कौशल को सीखने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, वो होता है महत्वपूर्ण काल। कोई बच्चा कोई कार्य सीखना चाहता है, जिज्ञासा के साथ में सीखना चाहता है, वो क्या है? महत्वपूर्ण काल होता है। समझ गए होंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, नहीं समझे तो दोबारा से देखना वीडियो, है ना। शिशु को भौतिक देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है? भाई, एक शिशु होता है ना, छोटा सा बालक, जन्म के बाद में यानी 2 महीने तक उसको बोलते, जन्म हो गया 2 महीने तक उसको बोलते हैं शिशु, है ना। तो नवजात शिशु, तो भौतिक देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है उसको? केवल खेलने के लिए, जीवन रक्षा और उन्नति के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए। अच्छा, शिशु एक बालक होता है छोटा सा, तो उसको भौतिक देखभाल की आवश्यकता क्यों होती है? खेलने के लिए होती है क्या सिर्फ? चलो यहाँ पर शिशु मत मानो, एक बालक मान लो, एक छोटा सा बालक होता है जिस अवस्था में, तो केवल खेलने के लिए भौतिक देखभाल करेगा क्या? अपने शरीर की देखभाल केवल खेलने के लिए करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। काटना सीखो। शिक्षा के लिए, केवल शिक्षा के लिए वो भौतिक देखभाल करेगा? इतना बच्चा वो समझदार होता है क्या? क्या? बिल्कुल भी नहीं। मनोरंजन के लिए नहीं। जीवन रक्षा और उन्नति के लिए। पहली बात, उसकी जीवन की रक्षा हो सके। अरे बच्चों को कराटे सिखाए जाते हैं कि नहीं स्कूलों में? इसी तो इसीलिए सिखाए जाते हैं क्या? जब कोई किडनैप करने के लिए आए उन बच्चों को, तो क्या दुख लगा के कराटे मार के और उनको भगा दे। तो भौतिक देखभाल जीवन की रक्षा और उन्नति के लिए, खुद का उन्नति भी कर सके, तभी क्या होता है? भौतिक देखभाल की आवश्यकता होती है। अच्छा, अगला प्रश्न है, शिशु के लिए स्टिमुलेशन उत्तेजना का क्या मतलब है? उत्तेजना होती है तो क्या मतलब इसका? शोर शराबा? बिल्कुल गलत। मतलब उत्तेजना का मतलब है कि शोर शराबा होगा, ये तो गलत ही हो गया। बच्चों को अकेला छोड़ना, ये मतलब कुछ ऑप्शन तो बेकार से आते हैं, उनको ऐसे रिजेक्ट कर दूं क्या? ये भी गलत हो गया। आराम करना, ये कोई बात हुई? आराम करना को उत्तेजना बोलते हैं क्या? बच्चे की विभिन्न अनुभव और जानकारी प्रदान करना। ठीक, उत्तेजना का महत्व क्या हुआ? कि बच्चों को विभिन्न अनुभव और जानकारी प्रदान करना, यही क्या हो गया? स्टिमुलेशन हो गया। अगला प्रश्न है कि बच्चों को प्यार और पोषण क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बच्चों को प्यार पोषण, लाड प्यार क्यों चाहिए बच्चे को? केवल शारीरिक विकास के लिए चाहिए क्या? बस अरे मेरा लड्डू, अरे मेरा मुन्ना, ऐसे बोलते हैं, है ना, उसका लाड प्यार करते हैं, तो केवल बस बलशाली बन जाए, हमारे रोशन भाई साहब की तरह लठ हो जाए चाहे पिटका, तो क्या इस प्रकार से होगा क्या? नहीं, शारीरिक विकास ये नहीं होता। मतलब प्यार और पोषण शारीरिक विकास के लिए नहीं होता, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, खाने खाने के लिए बस इसलिए होता है कि प्यार पोषण, बस प्यार, यानी बच्चे को प्यार और पोषण इसलिए चाहिए कि मेरे को खाना दे दे, नहीं। भूख मिटाने के लिए नहीं। सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए, कि सामाजिक और भावनात्मक विकास, प्यार और पोषण क्यों चाहिए? कि एक बच्चा सामाजिक विकास भी चाहता है ना, और भावनात्मक विकास भी चाहता है। यदि बच्चे की आवश्यकताएं पूरी ना हो तो क्या हो सकता है? एक बच्चे की आवश्यकता ही पूरी नहीं होगी,
आवश्यकता का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चा चॉकलेट मांगे चॉकलेट दो, ये बड़ी आवश्यकता नहीं। बच्चे की आवश्यकता मतलब उसके पोषण का ध्यान रखा जाए, है ना, उसकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, उसके जो शारीरिक क्रियाकलाप है उसका ध्यान रखा जाए। तो जब वो पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा, बच्चे का विकास धीमा हो जाएगा। क्या, तेज तो बिल्कुल ही नहीं होगा, विकास प्रभावित नहीं होता, बच्चा खुश रहता है। गलत हो गए, बच्चे का विकास धीमा हो जाता है। ये क्या है, विकास है। अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या चाहिए, है ना। विशेष आवश्यकता वाले जो जो विशेष शिक्षा लगते हैं ना, कुछ बच्चे जो अपंग होते हैं, है ना, अपंग होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिसेबिलिटी होती है, तो उनको बोलते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, तो समझ गए होंगे आप, है ना। तो उन बच्चों को क्या चाहिए, समान देखभाल, अतिरिक्त और विशेष देखभाल। देखभाल मतलब ऐसे मान लो कि आप ही बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप क्लास में हो, आप बाल वाटिका की, है ना, महिला टीचर बन गई वहां पर, और वहां पर एक विशेष देखभाल वाला बच्चा है। तो अगर जैसे किसी बच्चे में बिल्कुल दिमाग कम होता है, समझने की उनमें क्षमता नहीं होती है, उसको भी विशेष आवश्यकता वाला बच्चा बोल सकते हैं। आपकी क्लास में बैठा है वो, है ना, तो क्या आप उस पर क्या ध्यान देना चाहोगे, है ना। बच्चों को क्या चाहिए, उनको विशेष ध्यान क्या दोगे आप, अतिरिक्त और विशेष देखभाल करोगे कि नहीं। यस, केवल प्यार ही करोगे कि नहीं, केवल भोजन नहीं, समान देखभाल, अतिरिक्त और विशेष देखभाल, यानी समान देखभाल तो कर ही नहीं सकते। अगर मान लो कोई टॉपर बच्चा है ना, आप पढ़ा रहे हो, टॉपर है, उसको आप 2 बार समझा दिए, लेकिन जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसको 10 बार में भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप बराबर नहीं रख सकते उनको, क्या उसको 10 बार या 20 बार समझाना पड़ेगा प्यार से, समझ गए। तो अतिरिक्त आपको देखभाल करनी पड़ेगी उस बच्चे की। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड किस वर्ष बनी, तो इस प्रकार से फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो 1959 याद कर लेना भाई, 1959। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों के अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल है। केवल अधिकार, केवल केवल बड़ा है ना, ये गलती कर देना भाई, केवल केवल कभी भी नहीं होता। नाम और राष्ट्रीयता पाने का अधिकार। बच्चों को शिक्षा का अधिकार कब दिया गया, आरटी, राइट टू एजुकेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, है ना, यानी एक पहली क्लास से 8वीं कक्षा तक, ध्यान रखना ऐसे भी पूछ सकता है। तो शिक्षा का अधिकार कब तक दिया गया, 14 वर्ष तक। तो ऐसे पूछ सकता है कब से, 6 वर्ष से, 6 वर्ष से 14, किसी किसी प्रकार से याद कर लो। कक्षा पूछ सकता है तो कक्षा भी याद कर लो, 1 से 8वीं तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार दे रखा है सरकार ने। आप क्या अपने बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल भेज सकते हो प्रकार से। भारत के संविधान में बाल श्रम के संबंध में कौन सा प्रावधान है, भारत के संविधान में बाल श्रम के संबंध में कौन सा प्रावधान है, कोई प्रावधान नहीं है। अरे ऐसी कोई बात है क्या, कोई तो प्रावधान होगा, तभी तो बात कर रहे हैं अपन। सभी बच्चों को काम करना चाहिए, ये बोलेगी सरकार, क्या भारत के संविधान में से बच्चे काम करना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस के प्रश्न है। केवल लड़कियों को काम करने की अनुमति है, ये देखो ऐसे वाले ऑप्शन है, ऐसे काट दे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य से बचाया जाना चाहिए, यही भारत के संविधान में प्रावधान है। बाल देखभाल सेवाओं की आवश्यकता क्यों है, कामकाजी माताओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा, बच्चों की शिक्षा के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, बच्चे स्वयं देखभाल कर सके इसलिए, कामकाजी माताओं के लिए बच्चों की देखभाल की सुविधा, है ना। अगला प्रश्न है गर्भधारण कब होता है, कब होता है भाई साहब लोगों, बहन लोगों बताओ, गर्भधारण कब होता है। वही आप सभी जानते हो, मासिक चक्र के मध्य में, तो पीरियड्स के दौरान क्या होता है, गर्भधारण होता है। अच्छा अगला प्रश्न है प्रीनेटल विकास के कितने मुख्य चरण होते हैं, प्रीनेटल विकास के कितने मुख्य चरण होते हैं, तो इसके कुल 4 चरण, सॉरी 3 चरण होते हैं इसके, ध्यान रखना। अभी बताऊंगा कौन कौन से चरण होते हैं, तो बच्चे संबंधित पढ़ रहे हो आप। प्रीनेटल विकास के कितने चरण होते हैं, 3 चरण। पहला होता है जर्मेनियम, है ना, फिर होता है भ्रूणीय, फिर होता है भ्रूण, है ना। इस प्रकार से 3 चरण होते हैं गर्भावस्था में। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे एक बच्चे का, अब उसी प्रकार से वो टॉपिक आने वाला है कि एक बच्चा जब गर्भावस्था में
किस प्रकार से वो क्रिया करता है। सबसे पहले देखो अंडाणु और विषाणु बनते हैं, और अंडाणु विषाणु मिलते हैं, और फिर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें 3 जर्मेनियम, घूर्णी और भ्रूण है, इस प्रकार से भ्रूण बनता है। तो आराम से आप इस बात को समझ गए होंगे। ओवम का काल, पीरियड ऑफ द ओवम, कब तक रहता है? तो ओवम का काल होता है 2 सप्ताह तक, ठीक है। ओवम यानी जो शुक्राणु रहता है उसका काल 2 सप्ताह तक रहता है। यह चरण गर्भाधान के पहले 2 सप्ताह तक रहता है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इम्प्लांटेशन का क्या अर्थ है? इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है ना। ऑप्शन देखो, गर्भाशय से पूर्ण का निकलना, गर्भाशय से भ्रूण का निकलना, जाइलोट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना, जन्म का समय भ्रूण का आकार बढ़ना। अब देखो इसमें क्या है, ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन इसको समझना इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि एक तो शुक्राणु रहता है और अंडाणु, है ना। शुक्राणु होता है पुरुष का और महिलाओं का क्या रहता है, अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है ना, यानी जो शुक्राणु होते हैं वो एक अंडाणु को खोजते हैं, उसके बाद में इनका मिलन होता है ओवरी में, और फिर क्या होता है, उनका निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं और क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। और जब निषेचन होता है तो निषेचन होके उस ओवरी से निकलता है और जाइलोट का जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है ना, जाइलोट है उसकी गर्भाशय के जुड़ जाता है, उसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। समझ गए होगी क्या, कि जब ये शुक्राणु अंडाणु क्या करते हैं, निषेचन के बाद में जाइलोट का जो गर्भाशय की दीवार से है उसमें दीवार में जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे भाई। देखो एम्ब्रियो के काल में कौन कौन सी प्रमुख घटना होती है। एम्ब्रियो वही है जब उसमें दीवार में चिपक जाते हैं, उसके बाद में अब उस भ्रूण का विकास होने लगता है, और भ्रूण का विकास होता है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, एम्ब्रियो के काल में अंग और तंत्रिका तंत्र का विकास होने लग जाता है। यानी जो अंग है भ्रूण के, वो अंग और तंत्रिका तंत्र का विकास शुरू होने लग जाता है। यानी इस काल में अधिकांश अंग बनते हैं और उनका विकास होता है ना। पूरा क्लियरिटी से मैं आराम से समझा दिया आप सभी को। भ्रूण आवरण का क्या कार्य है, यानी जो भ्रूण होता है उसकी रक्षा के लिए जो आवरण होता है उसका कार्य क्या होता है, भ्रूण को झटका और चोट से बचाना। यानी उसका क्या कार्य होता है, भ्रूण का झटका और चोट से बचाने का। यानी भ्रूण होता है उसकी जो चारों तरफ झिल्लियां होती है, वो झिल्ली किस काम आती है, कि जो भ्रूण होता है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक तरीके से काम में आता है वो आवरण। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है, प्लेसेंटा भोजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, भोजन और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, उसी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। यूम्बिलिकल कॉर्ड, यूम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है और अपशिष्ट निकालता है ना। भ्रूण को पोषण देता है और अपशिष्ट निकालता है ना। क्या, भ्रूण को पोषण देता है, अपशिष्ट निकालता है। भ्रूण का कौन सा अंग पहले विकसित होता है, सबसे पहले भाई कौन सा अंग विकसित होता है उसका, भ्रूण का सबसे पहले अंग, सबसे पहले कौन सा, मस्तिष्क और हृदय। सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है, मस्तिष्क। यानी एक भ्रूण का सबसे पहले मस्तिष्क बनता है, उसके बाद में हृदय बनता है, फिर बाकी के अंग बनते हैं। नवजात शिशु किस आयु तक के बच्चों को कहते हैं, नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद के 1 सप्ताह तक, या जन्म के बाद 1 महीने तक, जन्म के बाद 6 महीने तक, जन्म के बाद 1 वर्ष तक। तो जन्म के बाद 1 महीने तक, यानी जन्म के जन्म के बाद 1 महीने तक उसको नवजात शिशु। उसके बाद में बच्चे की 0 से लेकर 2 तक शेषावस्था शुरू हो जाती है ना। उसके बाद में 2 से 12 तक बाल्यावस्था, याद रखना सभी। उसके बाद में 12 से 18 तक किशोर अवस्था, उसके बाद में वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था चलती रहती है। समझ गए, इस प्रकार से ये अवस्थाएं हैं, आराम से आप देख सकते हो और उनको याद भी कर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु की त्वचा पर जो सफेद मोम जैसा पदार्थ होता है, सफेद मोम जैसा पदार्थ बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रेल। अच्छा, सफेद सफेद मतलब धब्बे होने लग जाते हैं बच्चे के, तो उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं।
तो कुछ वर्ड्स है उनको आपको याद करना पड़ेगा। नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले सक्रिय होने वाला श्वसन किस रूप में प्रकट होता है? तो नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले सक्रिय होने वाला श्वसन, सक्रिय होने वाला श्वसन कौन सा है भाई? सबसे सक्रिय जो श्वसन है वो कौन सा है? चीखना। बच्चा क्राई करता है, चीखता है, रोता है, तो सबसे जो सक्रिय सक्रिय श्वसन वही है चीखना। नवजात बच्चे में रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? देखो मैंने इमेज भी डाल रखी है आपके लिए, तो निश्चिंत रहो भाई। देखो आप सभी निश्चिंत रहो। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज्यादा वीडियो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं और भी वीडियो लेके आऊंगा आपके नेक्स्ट पेपर के लिए भी। तो नवजात बच्चे में रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? चलने की क्रिया नहीं, सोने की क्रिया नहीं, भोजन के लिए मुंह की ओर सिर मोड़ना, रोना नहीं। भोजन के लिए मुंह की ओर सिर मोड़ना मतलब मुंह, मतलब जो जैसे एक बच्चा होता है जिसको हम हाथ लगा देते तो वो मुंह फाड़ता है ना, मुंह खोलता है वो। देख लो आप इमेज देख सकते हो, उसको बोलते हैं क्या? रूटिंग रिफ्लेक्स। क्लियर है? सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? अंगूठा चूसना, चूसते बस अंगुली मुंह में रहती है तो उसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। खाना खाने के लिए चूसना, यानी किसी भी चीज को वो मुंह में ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं? सकिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स आप देख सकते हो सभी, है ना। भोजन के लिए मुंह खोलना। नवजात शिशु की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? नवजात शिशु की दृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वह दूर की वस्तु देख सकता है क्या? नवजात शिशु नहीं। वह अंधा होता है, ये भी कोई बात होती है? आराम से रिजेक्ट करते हो इनको, तो आराम से आप रिजेक्ट कर सकते हो रिजेक्शन मेथड से। वहां अधिक दूर तक देख सकता है? नहीं। वह 8 से 10 इंच तक दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। क्लियर है? आराम से पढ़ सकते हो। वह नवजात शिशु सबसे स्पष्ट रूप से 8 से 10 इंच की दूरी से वस्तुओं को देख पाता है। नवजात शिशु की सुनने की क्षमता किस प्रकार की होती है? एक नवजात शिशु रहता है, उसकी सुनने की क्षमता किस प्रकार से रहती है? पूरी विकसित रहती है क्या? मतलब वो नवजात शिशु रहता है तो पूरी तरीके से बातें सुन सकते हैं क्या वो? इसी देखो बिल्कुल जो बेसिक होती है कॉमन सेंस की बातें होती है, तो कॉमन सेंस के आधार पर ही हमें प्रश्नों को सही करना है। केवल तेज आवाज सुन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों को तो तेज आवाज सुनानी नहीं है भाई, है ना। बिल्कुल नहीं सुन सकता है, ऐसी भी नहीं है। सुनता है, मध्यम आवाज सुन सकता है, खासकर मानव आवाज। बिल्कुल मध्यम आवाज आप बोलेगे अरे मैं लालू बिट्टू ऐसा सुन लेगा, है ना। और उसको दूर से बोलोगे मैं तुम्हारा काका हूं, तो वो नहीं सुनेगा भाई। क्या? तो मध्यम आवाज सुनता है वो। नवजात बच्चे के कौन से रिफ्लेक्स हमेशा के लिए मौजूद रहते हैं? हमेशा के लिए मौजूद रहे। सकिंग और रूटिंग हमेशा, हमेशा वो मुंह में अंगुली देकर रखेगा क्या? वो बाल्यावस्था में जाएगा, किशोर अवस्था में जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा तो वो सकिंग करेगा क्या? हमेशा रूटिंग भी करेगा? नहीं, ये तो नवजात के टाइम पर ही होता है। मोरो रिफ्लेक्स ये भी नहीं होता। आंख झपकना और गर्म वस्तु से हाथ हटाना, ये सही बात है। आंख झपकना तो हमेशा ही रहता है ना। जन्म से लेकर जब हमारा जन्म होता है उसके बाद मरते दम तक हमारी आंख झपकती रहती है। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर हो गया। मोरो रिफ्लेक्स का क्या विषय विवरण है? अच्छा यहाँ पर देख लो, ये बच्चा मोर की तरह अपने बाएं फैलाता है, उसको बोलते हैं मोरोफ्लेक्स, है ना। मोरो रिफ्लेक्स। जब अचानक आवाज होती है तो बच्चा अपने हाथ फैलाता है और शरीर को पीछे झुकाता है। ये देख लो, आराम से मैं इमेज डाल रखा हूं क्लियरिटी तरीके से, आराम से आप इसको देख सकते हो और इस प्रश्न को भी याद कर सकते हो। अच्छा, अगला प्रश्न है। देखो भाई यहां तक आपके ये प्रश्न थे, तो अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए बेहतरीन और प्रश्न लेके आऊं। इसी के आगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।